हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इतिहास की इस क्लास में। इस क्लास में हम जो है वो मुख्यतः जो है वो प्राचीन इतिहास के जो है वो कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी प्री, मेंस, सीडीपीओ या टीआरई 1, 2, 3 और उसका री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक बार जो है वो घटना चक्र की जो है बुक का जो रिवीजन करवा दीजिए प्राचीन इतिहास का। तो हम आप सबकी जो रिक्वेस्ट थी उसके आधार पर जो है आज ये क्लास लेके आए हैं और 1 से 2 क्लास में जो है वो हम संपूर्ण प्राचीन इतिहास आपको कवर करवा देंगे। आज के इस वीडियो में हमारे पाषाण काल से लेके बौद्ध धर्म और जैन धर्म और शैव धर्म तक का सारा सवाल जो है वो कवर किया जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी और आप लोग जो है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जो हमारे एनर्जी का सोर्स है। और जब आप लाइक करते हैं तो हम पूरे सेशन में उसी एनर्जी के साथ आपके साथ लगे रहते हैं। ठीक है, इतिहास के अलावा जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सब की क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पर जो है वो लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको जाके देख सकते हैं। उन सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डेली क्लास की पीडीएफ और महत्वपूर्ण अपडेट और ई बुक के लिए आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने वहाँ पे जो है क्लास 6 की जो नई वाली एनसीईआरटी है एसएसटी की और साइंस की वो सारी शेयर कर दी है। और जो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की ई बुक है बीपीएससी टीआरई 4 और 5.0 के लिए वो भी दे दी है। और साथ ही साथ जो है घटना चक्र के धीरे धीरे करके हम सारे जो जो सेक्शन हैं उनको भी उनकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में जो है वो प्राचीनतम जो है पशुपालन और कृषि साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये आपका सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, जब ये सवाल पूछा गया था तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो जवाब हो जाएगा वो मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन हाल ही में हुए प्राचीनतम सर्वे और उस खुदाई के आधार पर जो है वो उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिला है उसमें एक जगह स्थित है जिसे हम लहुरा देव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है वो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाले जो है पाए गए हैं। तो आगे से हो सकता है कि आपके जो है क्वेश्चन में अब आपको लहुरा देव देखने को मिले, तो याद रखिएगा अब जो है वो लहुरा देव हो गया है। और इस हिसाब से 2018 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक जो है वो हमारा मेहरगढ़ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था। ठीक है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से जो है 9000 से 7000 ईसा पूर्व जो है मध्य चावल के भी साक्ष्य उपस्थित प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पशुपालन और कृषि की बात की जाए तो हमारा अब जो है वो लहुरा देव आएगा। और इसके साथ ही जो है वो चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो कोलढीवा जो है वो प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकुलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कैलकुलिथिक युग कहा जाता है आपको बताना है कि इनमें से जो है किसे हम कैलकुलिथिक या चैलकुलिथिक युग कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को जो है हम कैलकुलिथिक युग कहते हैं, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ताम्रपाषाण युग को कैलकुलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार और साथ ही साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, इन्हें प्रायः जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ या कैलकुलिथिक युग कहा जाता है। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। आपको बताना है कि गंगा नदी से प्राप्त हुआ था घाटी से, या नर्मदा या यमुना या ताप्ती।
तो ये जो है वो सबसे पहला जो जीवाश्म था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी से। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? तो हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी से मिला था। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ पे है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो भीमबेटका क्या है? वो मद्रास कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा से जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा भीमबेटका है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मतलब आपको कुछ नवपाषाणकालीन स्थल दिए गए हैं और आपको जो है वो बताना है कि ये किस राज्य में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए चिरांद जो है इम्पॉर्टेंट है। चिरांद, चेचर, ठीक है, मनवार, ये सब चीज़ें जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से हैं। तो याद रखिएगा चिरांद, चेचर करके जो है, ठीक है, गिरिडीह, ये सब जो हैं वो हमारे बिहार के नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो देखिए चिरांद को हम कहाँ से मिला देते हैं? चिरांद को बिहार से मिला देते हैं। तो पहले का दूसरे का हमारा जो हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरे का 4 हो जाएगा। और अगर हम पय्यमपल्ली की बात करें या हम उतनूर की बात करें तो उतनूर हमारा तेलंगाना में है। उतनूर हमारा कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा। और गुफकराल जो है वो हमारा, गुफकराल कहाँ पे है? तो थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली हमारा जो है वो तमिलनाडु में है। तो सी का हमारा 2 हो जाएगा और पय्यमपल्ली हमारा 1। तो 3 4 2 1 हो जाएगा। और 3 4 2 1 जो है हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में आपसे पूछा गया सवाल है। देखिए उतनूर कहाँ है? तो तेलंगाना में, चिरांद जो है बिहार में है, गुफकराल कश्मीर में है और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। हमारा अगला सवाल है कि ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की नदियाँ। देखिए आपको मिलाना है कि कौन से स्थल जो है वो कौन सी नदी घाटी या नदी के किनारे जो है मिले थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर अहाड़ की बात की जाए तो अहाड़ जो है वो हमारा बनास नदी के किनारे स्थित था। तो इसीलिए हमारा पहले का 4था हो जाएगा। और अगर हम कायथा की बात किए तो कायथा हमारा कहाँ है? तो काली सिंध। का से कायथा और का से काली सिंध ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा। तो 4 के बाद हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर स्वालदा की बात की जाए, स्वालदा, तो स्वालदा हमारा कहाँ हो जाएगा? तो स्वालदा हमारा ताप्ती नदी पे हो जाएगा। और मालवा जो है हमारा वो नर्मदा पे हो जाएगा। तो 3 4 1 और 2, 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 4 3 1 2 जो है आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। इसीलिए हमारा ए विकल्प, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आपसे सवाल बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अहाड़ जो है वो बनास नदी पर है और कायथा जो है काली सिंध और स्वालदा जो है ताप्ती और मालवा जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है जो सैंधव सभ्यता से है या सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, अब क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि अधिकतर जो इसके स्थल मिले थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। तो इसीलिए इसको जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, ये सारी बात एक ही सभ्यता के बारे में बोली जाएगी। हमारा पहला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी ऐद ऐतिहासिक काल में पड़ती है, आद्य ऐतिहासिक काल में। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी 1994 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड था। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से लेकर 600 बीसी का कालखंड जो है आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। और सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान था परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी तक जो यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं उनको जो है या जो भी कुछ हमारे पुरातत्व मिले हैं उनको जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी 2017 में आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या थी? तो आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी। तो देखिए पक्की ईंट से इमारत बनी थी, ये आपकी सही है। पूजा स्थल भी थे,
ये भी आपकी सही है, और कला और वास्तुकला भी थे, ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूजा स्थल कहने का मतलब ये है कि ऐसे मंदिर टाइप में और स्पेशल पूजा स्थल नहीं मिले हैं, लेकिन ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो इसीलिए पूजा स्थल भी एक प्रकार से माना जा सकता है, ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल जो है वो पूजा स्थल नहीं मिला है। अभी क्योंकि हमारा यहाँ पक्की ईंट से इमारत हो गया और वास्तुकला हो गया, अगर हम दो ही ऑप्शन को मान लें तो हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार और जो क्या कहते हैं व्यवस्थित, जो हमारी व्यवस्थित नगरीय प्रणाली, ये सभी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा इसका जो विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। किस शहर को जो है वो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। तो ये किसको जाना जाता है, तो लोथल को जो है, लोथल को जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी था, बंदरगाह नगर था, इसे जो है वो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एसआर राव ने की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो लोथल था। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका जो बी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में जो है वो लोथल है, लोथल, ठीक है। लोथल जो है वो हमारा गुजरात में है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा जानवर जो है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को जो है वो घोड़ा के बारे में नहीं पता था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में जो है वो मतभेद है। और हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियाँ गधखुर की हैं, मतलब पालतू घोड़े की, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुत्सी और कालीबंगा से अस या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा में प्राप्त तथाकथित अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अवशेष बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा मतभेद है, इसीलिए जो है कि इनको जो है अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि हम घोड़ा इनको ज्ञात था या नहीं था। तो ठीक है, हम इसको क्या है पुष्टि नहीं हो पाई है कि ज्ञात था, तो इसीलिए हम नहीं ज्ञात है या नहीं जानते थे घोड़े के बारे में, इसके विषय में जो है ये हम मान लेते हैं, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है जो 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी तक जो है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है बनावली और कालीबंगा जो है, और यहाँ से जो है वो टेराकोटा का हल जो है वो प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है, ई विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ, तो बनावली कहाँ पे है, तो बनावली हरियाणा में है, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। इन दोनों से जो है वो हमारा टेराकोटा का हल मिला है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जो है वो जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं, आप सभी को बताना है। तो जुते हुए खेतों के निशान जो है वो कालीबंगा से मिले हैं, जहाँ से आपको टेराकोटा का हल मिला है। तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। देखिए पहले 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, 69वीं में, 68वीं, 66वीं में पूछा गया, और उसके बाद जो है वो
आपसे टीआरई 3 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता है कि कालीबंगन या कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसमें से जो है वो वी.ए. स्मिथ जो थे, वी.ए. स्मिथ ये जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी जो सभी के सभी थे, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एन. वस्त जो थे, ये सभी इससे रिलेटेड थे, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका वो 56वें से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा गया था। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से लेकर 33-34 के बीच माधवस्वरूप वत्स या जिसको हम एम.एस. वत्स कहते हैं या एम.एन. वत्स कहते हैं, उन्होंने उत्खनन का कार्य किया। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे दीक्षित, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि भी जो है वो इससे संबंधित थे। ठीक है, लेकिन वी.ए. स्मिथ जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। ये क्या थे, इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। हमारा अगला जो सवाल है 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ये जो हुआ है वो लाल रंग का उपयोग हुआ है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले और दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। मृदभांडों के ऊपर के हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की जो है वो चित्रकारी की जाती थी। हमारा अगला जो सवाल है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कारण था। तो ये आपका सवाल जो है बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है और इसके अनुसार जो है लगातार 9 वर्षों तक जो है वो सूखा पड़ना और अकाल पड़ना या बारिश ना होने के कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हो गया था। देखिए, वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों के बाद पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और धातव्य है कि आर.एल. स्टान जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा स्थल के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को जो है वो प्रमुख कारण माना था। हमारा जो अगला सवाल होगा वो वैदिक काल से होगा। ठीक है, और आपको बताना है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्थान है और मगध जो है ये बिहार से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो है इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो हमारी राजगीर या जिसको राजगृह बोला जाता था वो थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम क्या है, एक पेय पदार्थ के देवता हैं और कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः जो है वो सोम को समर्पित है। तो ये हमारा जो 9वां मंडल है, कौन सा 9वां मंडल जो है वो सोम और उसके देवताओं को समर्पित है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये आपका सवाल जो है 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी याद रखिएगा। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। आपसे ये सवाल 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा जा रहा है। तो सोम और इस पर नामांकित पेय पर नामांकित देवता का जो है इनको जो है ये समर्पित है। सोम और इस पेय पर जो है नामांकित जो देवता हैं उनको जो है ये 9वां मंडल जो है पूरी तरह से समर्पित है। हमारा अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। 39वीं बीपीएससी
प्री 1994 में यह सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यह किसको किसको समर्पित है, तो यह सवित्र किसको बोलते हैं, सूर्य देवता को जो है ये समर्पित है। यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में देखने को मिलता है। इसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा सवाल जो है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो ये हमारा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे सवाल पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा धर्मशास्त्रों के समय में डी विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है वो कब शुरू हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ में जो है विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। और कुछ विद्वानों को कहना है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नाम की जनजाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका संचालन शुरू हुआ था। जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहा जो है वो प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी जो है संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में होता है और इसे लोहे के बने हुए काल का भी, इसमें जो है लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख किया जाता है। अंतरजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ जो है प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। कहाँ से, अंतरजी खेड़ा से, ठीक है। पुरातत्वविद ने इसका काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार है। लेकिन आपको ऑप्शन में देखिए कहीं 1000 जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ई विकल्प क्यों होगा। हमारा अगला सवाल है कि बोगज कोई जो अभिलेख है, ठीक है, बोगज कोई जो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसमें क्या ऐसा है कि ये महत्वपूर्ण है, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अब देखिए बोगज कोई जो है ये कहाँ पे है, तो ये जो है वो भारत में नहीं है, ये एशिया माइनर में स्थित है और ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यहाँ जो कुछ अभिलेख मिले हैं इसमें क्या है, ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जैसे जो संधियों और साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, वित्र और वरुण नामक देवताओं की जो है वो पूजा करते थे, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। इसीलिए बोगज कोई जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन जो है वो मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी तट पर लड़ा गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये जो 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध जो कहा जाता था ये परुशणी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ पे, परुशणी नदी के किनारे जो है वो लड़ा गया था और आपसे 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था, ठीक है। रावी या परुशणी नदी, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, रावी नदी बोलते हैं। तो हो सकता है अब की बार आपको कंफ्यूज करने के लिए परुशणी नदी ना दे, रावी नदी दे दे, तो याद रखिएगा रावी का जो प्राचीन नाम है वो परुशणी है, ठीक है। तो यहीं पे जो है भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी इसमें और 10 राजाओं का युद्ध जो है वो इसी के तट पर हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं। तो ये किस में मिलती हैं, तो ये हमारा जो है उपनिषद में मिलती हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद में जो है वो दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर जो है वो चर्चाएं मिलती हैं, चाहे वो यम नचिकेता संवाद हो या गार्गी या वल्लक का जो है वो चर्चाएं हो, ये सभी जो है वो हमें उपनिषद में ही देखने को मिलती हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, और आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। और बहुत ही देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो अधिकतर कार्य क्षेत्र है वो हमारा बिहार ही रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया और आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ये जो हमारा है सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब महात्मा गांधी ने जो है
वो सूचना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश अपना दिया था उसे ही क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, आपसे फिर से पूछा जा रहा है। पहले 47वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर आपसे 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके, लेकिन यहाँ तो सेम ही सेम है। देखिए विकल्प बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और इसे ही जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला सवाल है कि बोध गया में जो है किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बोध गया में जो है वो किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि बोध गया में जो है, या जिसे हम गया भी बोलते हैं केवल, वहाँ पे जो है वो गौतम बुद्ध जी को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें से संबंधित 4 स्थान का नीचे उल्लेख दिया गया है, और आपको जो है वो सूची 1 को सूची 2 से जो है सही से सुमेलित करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म जो इनका हुआ था आसान है, आप सभी लोग फटाफट मिला देंगे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, देखिए जन्म जो हुआ था इनका लुम्बिनी में हुआ था, और जो प्रथम प्रवचन इन्होंने किया जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं वो हमारा सारनाथ में किया। ज्ञान प्राप्ति जो हमारी हुई बोधगया में हुई, और निर्धन जो हुआ वो हमारा कुशीनगर में हुआ। तो इस प्रकार जो है कुछ इसका जो है वो मिलान हो जाएगा, और आप सभी लोगों ने आसानी से जो है वो कर दिया होगा। इसका सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए आपसे सवाल जो है 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। देखिए इसका सही विकल्प जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लीजिए। जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध जी का लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, यहाँ से कई बार सवाल बने हैं, ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। और निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था। तो अजातशत्रु के जो है शासनकाल में जो है वो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तो ये आप सभी को पता होगा कि राजगृह में हुआ था। राजगृह या जिसे हम राजगीर कहते हैं वहाँ पे हुआ था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगीर या राजगृह की जो है सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। इस समय मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा सुत्त और विनय नामक 2 पिटक की जो है वो रचना हुई थी। ठीक है, आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। देखिए आपसे पूछ सकता है कि सुत्त और विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी या कौन से आपकी बौद्ध संगीति में हुई थी। तो ये पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कह रहा हूँ, अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और आपसे जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में जो है वो पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए 67वीं बीपीएससी 2022 में और फिर री एग्ज़ाम में भी रिपीट हो गया। ये देखिए पहले प्री में हुआ और फिर से जो प्री का री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो है वो रिपीट हो गया। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। और आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक जो है वो हमें जो है वो एनर्जी देता है, और हम पूरे सेशन में आप फुल एनर्जी से अपने लगे रहते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के अंत में आप। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए फिर से थोड़ा सा लैंग्वेज बदला और आपसे 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि महात्मा बुद्ध के जो है वो मृत्यु के पश्चात जो है वो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राजगृह या राजगीर में हुई थी। ये याद रखिएगा, ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है,
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कश्मीर में कौन से नंबर की बौद्ध सभा हुई थी ये आपसे पूछ सकता है। तो ये जो थी वो 4th नंबर की थी, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में देखिए सबका आका है, ठीक है, कनिष्क कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म की जो है चौथी और अंतिम संगीति जो है सभा जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो शासक की बात पूछ रहा है, तो शासक कौन थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में जो है वो कश्मीर के कुंडलवन में जो है चौथी और आखिरी जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये सवाल आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के जो शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये कौन से नंबर की थी? तो ये तीसरे नंबर की थी। तीसरे नंबर की जो है वो बौद्ध संगीति थी। आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया है। देखिए सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में जो है मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति की सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी? फिर से आपसे पूछ रहा है। 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में, पहले 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ? तो देखिए पहले 47वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया। तो महापरिनिर्वाण जो है इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो एक चुंद नामक एक लोहार था उसकी अमरवाटिका में ये ठहरे थे और इसने जो है इनको सूअर का मांस खिला दिया था। और इसके पश्चात जो है इनकी तबीयत खराब हो गई थी और वहाँ से इनको जो भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इसके बाद जो है ये कुशीनारा या कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमारा अगला सवाल जो है वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है कि त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये हमारा जो है वो बौद्ध धर्म की है, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक जो है ये तीन त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विनय पिटक जो है इसमें क्या है? तो संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन आचार संबंधी विचारों का संग्रह, ठीक है। और सुत्त पिटक में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के आदेशों का संग्रह जो है किस में मिलेगा? इंपॉर्टेंट है, सुत्त पिटक में मिलेगा। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का जो है उल्लेख हमें मिलता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीन बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत का अंतर जो है वो प्रतिनिधित्व करता है? मतलब मूलभूत अंतर जो है हीनयान और महायान में क्या है? तो ये जो है देवी देवताओं की पूजा करना। इसमें से एक संप्रदाय जो है वो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करता है, मतलब बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है, और दूसरा जो है वो नहीं करता है। अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बोध गया में जो है वो बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह नहीं है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को जो है वो सम्राट जो है शशांक ने उसको नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं यह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार
अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्व वर्मा, अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह जो है वो 6वीं पीढ़ी का है वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट के अनुसार जो है इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, और तथ्यों में विवाद होने के कारण लोक सेवा आयोग ने जो है इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो याद रखिएगा, अभी के लिए आप क्या याद रखिए कि 5वीं पीढ़ी का याद रखिए, सी विकल्प जो है वो याद रखिए। हमारा अगला सवाल है कि चीनी यात्री सुंगयुंग ने जो है वो भारत की यात्रा कब की थी। चीनी यात्री सुंगयुंग ने जो है वो भारत की यात्रा कब की थी। 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो इन्होंने जो है वो 515 से लेके 520 ईस्वी तक जो है वो किसकी यात्रा की थी, तो भारत की यात्रा की थी। तो इसीलिए हमारा जो है ये विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो है 518 में जो है वो भारत आए थे, और 3 वर्षों की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतियों को जो है वो एकत्रित किया था। हमारा अगला सवाल है कि महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में है, जहाँ अब बोध गया में क्या हुआ था, तो बोध गया में जो है वो महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और ये आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोध गया में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्षों की साधना के पश्चात, तो 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें जो है वैशाख पूर्णिमा की रात को जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस स्थल पर मंदिर का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी बीसी में जो है प्रारंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। और यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है, जिसे वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो है वो शामिल किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ था आपको बताना है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा कनिष्क हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो है वो चौथी बौद्ध संगीति भी जो है वो आयोजित हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, ये भी याद रखिएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसी में जो है हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में जो है बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था, और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया वो कौन थे। तो वो थे आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो ये जो सी विकल्प है याद रखिएगा। मुख्यतः जो है आलार कलाम को जो है गौतम बुद्ध का गुरु माना जाता है। तो सबसे पहले जो है घर छोड़ने के बाद जो है वो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने मुलाकात की थी और उनसे जो है ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो स्तूप, चैत्य और विहार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। चैत्य का शब्द है क्या, चिता संबंधी, और सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उसे चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपना उपासना का केंद्र बना लिया, और चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को समान, जैन धर्म में जो है वो समान नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी बात है जो इनके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो यह है आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन जो होगा वो सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो ये बौद्ध धर्म का था या जैन धर्म का था या वैष्णव धर्म का था या तंत्र का था, तो आपको बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के नालंदा जिले में है। ठीक है, तो ये हमारा जो है नालंदा में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो बौद्ध धर्म का जो है वो विश्व महान जो है केंद्र था ज्ञान का, याद रखिएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक
गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की जो सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है वो किस शैली में प्राप्त होती है, तो ये जो है वो हमारा जो है गांधार एवं मथुरा शैली में जो है वो प्राप्त होती है। किसमें? गांधार और मथुरा शैली। इसीलिए हमारा जो विकल्प ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। ई विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहाँ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे है आपको बताना है। तो ये जो है वो हमारा राजगीर में है, जिसे हम राजगीर ही बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। कौन? विश्व शांति स्तूप। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर। हमारा अगला जो सवाल है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। अब देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, 42वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी और 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था 599 ईसा पूर्व। उनकी माता का नाम जो है त्रिशला जो है वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। ये भी याद रखिएगा। एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। तो आप 540 ईसा पूर्व ही मानिएगा, क्योंकि जो है गवर्नमेंट में जो है हमें प्रूफ देना पड़ता है, तो हम एनसीईआरटी का प्रूफ सबसे पहले दे सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो। और गवर्नमेंट और कोर्ट भी इसको डिनाई नहीं कर सकती है। आप 544 ही याद रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो 540 में हुआ, ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। हमारा अगला जो सवाल है वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में आपसे पूछा गया है। तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। कौन था? जमाली जो था इनका प्रथम शिष्य था। ठीक है। महावीर का जन्म जो हुआ था क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। तो 599 लिखा गया है, आप लोग 540 भी याद रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे जो है उन्हें प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री थी और उसी पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, और जो बाद में जो है वो महावीर का जो है पहला अनुयायी बन गया था और उनका पहला शिष्य बन गया था। हमारा अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जिनका जो इनका मोक्ष स्थान है वो कहाँ पे है। तो आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है? तो ये पावापुरी में है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में जो है वो बिहार के पावापुरी में अपना जो है शरीर त्याग दिया था। हमारा अगला सवाल है जो 40वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया है कि महावीर जैन की या महावीर स्वामी की जो है मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वही पूछ रहा है, तो आसान सा सवाल है, आप लोग जो है सही कर लेंगे मुझे पता है। सी विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है वो किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला सवाल ये आपको बताना है। तो बराबर की गुफाओं का जो है उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो ये जो है वो आजीविकों ने किया था। आजीवक भी एक संप्रदाय था, जैसे बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए जो है वो आश्रय गृह जो है वो बनाए गए थे। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जो है वो जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। तो वो हमारा 14 पूर्व है। कौन सा? 14 पूर्व। इसीलिए सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा गया था। 14 पूर्व या 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। तब ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसा सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये सभी जो हमारे त्रिरत्न जो है वो हमारा किससे है। तो जैन धर्म से है। और त्रिपिटक जो हमारा है वो बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ।
त्रिरत्न जो है वो हमारा जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, और जो हमारा त्रिपिटक है वो हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है कि कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समान नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आत्मदमन है। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो 40वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया सवाल है, और इसका जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ये निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे, और इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शारीरिक त्याग को आवश्यक बताया। हमारा अगला सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे, तो मक्खलीपुत्र गोसाल थे, या मक्खली गोसाल जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा, मक्खली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आपसे ये सवाल जो है 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। देखिए, मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। हमारा अगला सवाल है कि जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति की जो है अध्यक्ष कौन थे। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन से थे, तो वो स्थूलभद्र थे। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन 4th शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति जो है वो भारी झुकाव था। तो इनमें से कौन राजा ऐसे थे जिनका जैन धर्म के प्रति जो है वो भारी झुकाव था, आपको बताना है। तो ये कौन था तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे, इनका जो झुकाव था वो जैन धर्म के प्रति ज़्यादा था। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कलिंग का जो है चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राचीन महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है एक बिना तिथि का अभिलेख जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला सवाल है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, या जिसे हम केवल्य कहते हैं, ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति मुख्यतः कहाँ हुई थी, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो इनको जो है वो जुम्भिक ग्राम में जो है वो कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो सवाल है हमारा बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया है। देखिए, महावीर स्वामी को जो है वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य, जिसे हम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, वो प्राप्त हुआ था। फलता हुए जो है वो केवलिन कहलाए। ठीक है, केवलिन कहलाए, याद रखिएगा। जो गौतम बुद्ध हैं उनको 6 वर्ष की आयु में जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनको जो है वो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला जो सवाल है वो शैव तथा भागवत धर्म से रिलेटेड है, और आपसे कहा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो आपको बताना है कि भागवत संप्रदाय के जो है विकास में जो है वो किसकी देन अत्यधिक थी। तो ये गुप्त जो शासक थे, इनकी देन जो है वो सर्वाधिक थी। और हमारा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ जो है गुप्तों का राज्य चिन्ह था। तो ये भी याद रखिएगा कि विष्णु भगवान का जो वाहन होता है गरुड़, वो जो है वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। याद रखिएगा, आपसे अगली बार पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट जो सवाल है वो है कि नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने जो है वो भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो इन्होंने जो है ऐसा उत्तर भारत में किया था, याद रखिएगा। उत्तर भारत में इन्होंने जो है वो शैव धर्म को जो है या भक्ति धर्म को जो है वो लोकप्रिय बनाया था। और 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। और नाथपंथी या नाथ संप्रदाय के हमारे अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो और जो है क्लास जो है PYQ के माध्यम से आपको करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।